ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर लिंग जीशिंग से, जिसका बहुत बुरी तरीके से कार एक्सीडेंट होता है। बच तो जाता है बट अनफॉर्चुनेटली वो लंगड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि जी चौहान ने उसका एक्सीडेंट करवाया है। वो सैड होकर कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद कहानी 6 साल आगे चली जाती है, जहां ड्रामे की फीमेल लीड शिया म्याओ म्याओ को दुल्हन की ड्रेस में दिखाया जाता है, जिसे उसकी बहन शिया जिनशी जोरदार थप्पड़ मारती है। वो उसे जीशिंग के साथ शादी करने के लिए फोर्स करती है, जिसके साथ उसकी होने वाली है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो जी चौहान से प्यार करती है, इसलिए खुद की जगह म्याओ म्याओ को उसके पास भेजना चाहती है। जिनशी कहती है कि मैं तुम्हारी शादी इतनी अच्छी जगह करवा रही हूँ, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हो, तुम तो उससे बहुत प्यार करती हो ना। मॉम भी उसका साथ नहीं देती क्योंकि वो तो स्टेप मदर है ना। जिनशी कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, लिंग फैमिली का दूसरा बेटा जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लंगड़ा है, और मैंने सुना है कि वो रूड भी है, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। म्याओ म्याओ रोते हुए डैड के पास जाती है और उनके नीज पकड़कर कहती है कि डैड, क्या आप सच में चाहते हो कि मैं लिंग फैमिली के दूसरे बेटे से शादी करूं? डैड कहता है कि म्याओ म्याओ, शिया फैमिली ट्रबल में है, एक तुम ही हो जो उससे शादी करके हमारी कंपनी को बचा सकती हो। म्याओ म्याओ रोने लगती है तो डैड कहता है कि रोना बंद करो, ठीक है तुम उससे शादी मत करो, शिया फैमिली को दिवालिया होने दो, मैं लिंग फैमिली को मना कर देता हूँ। डैड जाने लगते हैं तो म्याओ म्याओ उन्हें रोकती है। डैड की धमकी काम कर जाती है, म्याओ म्याओ शादी के लिए मान जाती है। डैड खुश हो जाता है और कहता है कि लिंग फैमिली को ये मत बताना कि तुम कौन हो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिनशी नहीं हो तो हमारी शिया फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद जिनशी उसे घसीटते हुए कार में बिठाकर उसकी विदाई कर देती है। म्याओ म्याओ को पास्ट याद आता है, जहाँ ये पता चलता है कि म्याओ म्याओ शिया की रियल बेटी नहीं है। वो खुद से कहती है कि डैड, ये आखिरी काम है जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। म्याओ म्याओ लिंग फैमिली आती है। अंकल चिन बड़ी इज्जत से म्याओ म्याओ को रूम में ले आता है, पर वहाँ जीशिंग नहीं होता। वो चलते चलते वॉशरूम चली जाती है, जहाँ जीशिंग पानी में डूबा हुआ होता है और निकल कर म्याओ म्याओ को खींचकर अपने क्लोज कर लेता है। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। म्याओ म्याओ सोचती है तो ये है जीशिंग। जीशिंग सोचता है कि जी चौहान, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी प्यारी जीएफ भी। ये सोचते ही वो गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहता है। शॉवर लेने के बाद वो म्याओ म्याओ से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि पूरी शिया फैमिली तुम्हारे साथ दफन हो जाए? अगर नहीं तो मुझे खुश रखो, लेकिन मुझे खुश करना इतना भी आसान नहीं है। ये कहते ही वो अपनी बाहें खोल लेता है। म्याओ म्याओ उसके पास जाते हुए सोचती है कि मुझे डैड के लिए ये सब बर्दाश्त करना होगा और इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो जीशिंग उसका गला दबाकर कहता है कि कितनी बेसब्र हो तुम तो मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी ना? क्या तुम सारी जिंदगी बेवा रहने के लिए तैयार हो? म्याओ म्याओ कहती है कि मैं बस तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। जीशिंग उसे छोड़कर कहता है कि जिनशी, जी चौहान तुमसे बहुत प्यार करता है ना? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता था? आज से तुम वहाँ सोओगी, समझी? बेचारी कोने में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए सोचती है कि मैं इसे सच नहीं बता सकती कि मैं जिनशी नहीं हूँ। दूसरी तरफ जी चौहान ड्रिंक पीकर फुल नशे में होता है और जिनशी को याद करके कहता है कि वो लंगड़ा मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है? दादाजी, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे उस दिन इसे मार देना चाहिए था। जीशिंग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिनशी वहीं खड़ी उसे चुपके से देख रही होती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती क्योंकि अगर वो उसके सामने गई तो उसका सच सामने आ जाएगा और उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट डे जी चौहान जीशिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए दादाजी को इस्तेमाल किया। हमारे बीच बहुत कुछ है जो निपटना बाकी है। जीशिंग कहता है कि क्या तुम्हें अफसोस है कि 6 साल पहले तुम मुझे मारने में नाकाम रहे? जी चौहान कहता है कि विदाउट एविडेंस कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो क्या हुआ अगर तुमने जिनशी से शादी कर ली? वो कई सालों से मेरे साथ थी, उसका सब कुछ मेरा है। जीशिंग कहता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुमने उसे इतना कुछ सिखाया। अब देखो ना, वो मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती है। ये सुनकर जी चौहान को गुस्सा आता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। जीशिंग स्टडी रूम में आता है। म्याओ म्याओ उसके पास जाने लगती है तो जीशिंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिससे शादी की उसके पास इतने ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस हैं। म्याओ म्याओ कुछ कहने लगती है तो जीशिंग गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। म्याओ म्याओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आधी रात तक वो दर बदर फिर रही होती है। वहीं कुछ लोग किसी मास्क मैन का पीछा कर रहे होते हैं।
तभी वो म्याओ म्याओ को अपनी तरफ खींच लेता है और ये मास्क मैन और कोई नहीं ज़ीशिंग है। मतलब ये कि ये लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। आखिर क्यों? गुंडों के जाने के बाद ज़ीशिंग जा रहा होता है, तभी म्याओ म्याओ देखती है कि कोई आ रहा है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से दोनों क्लोज होने लगते हैं। तभी म्याओ म्याओ अपना हाथ लिप्स पर रख लेती है, जिसके बाद ज़ीशिंग कहता है कि सॉरी, अगर तुम हर्ट हुई तुम मेरी कंपनी जाकर कंपनसेशन ले सकती हो। म्याओ म्याओ उसे गौर से देखने लगती है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ज़ीशिंग है, लेकिन ये तो चल सकता है। नेक्स्ट सीन में ज़ीशिंग अपना मास्क निकाल कर अंकल चिन को कॉल करके म्याओ म्याओ को घर ले जाने के लिए कहता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे फाइल देकर कहता है कि बॉस, भाभी जी जी चौहान के साथ बार में है। ज़ीशिंग को यकीन नहीं आता क्योंकि कुछ देर पहले वो तो उसके साथ थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद ज़ीशिंग को सच पता चल जाता है कि उसने जिससे शादी की वो जी चौहान की गर्लफ्रेंड नहीं और वो उसकी फेक वाइफ है। ज़ीशिंग असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि मैंने जिससे शादी की वो कौन है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, तुम मुस्कुरा रहे हो। ज़ीशिंग उसे जाने के लिए कहता है। अंकल चिन म्याओ म्याओ को घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट ज़ीशिंग को बताता है कि बॉस, मुझे पता चला है कि आपके साथ जिसकी शादी हुई है वो शिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी शिया म्याओ म्याओ है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी है, प्लीज चेक कर लेना। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ की पूरी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। तभी म्याओ म्याओ आती है और देखती है कि ज़ीशिंग मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर ज़ीशिंग फिर से सड़ियल मूड में आ जाता है और कहता है कि आज रात तुम सोफे पर सोओगी और काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाना। ये सुनकर म्याओ म्याओ सोचती है कि ये अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया। आधी रात को ज़ीशिंग को बुरे सपने आने लगते हैं, जिसे देखकर वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है। तभी म्याओ म्याओ उठकर उसके पास जाती है और चेक करती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। जिसके बाद वो उसके पिल्लो के नीचे देसी मेडिसिन बैग रख कर जाने लगती है तो ज़ीशिंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है। म्याओ म्याओ हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर ज़ीशिंग उसे नहीं छोड़ता तो उसके पास ही बैठ जाती है और उसे देखते देखते वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ीशिंग उठता है और देखता है कि म्याओ म्याओ उसके पास लेटी हुई है तो वो उसे धक्का देकर नीचे गिराकर कहता है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ सोने को। लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है और कहता है कि सॉरी, मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है। म्याओ म्याओ उसके पास जाकर कहती है कि अपना हाथ दो और फिर उसके पल्स चेक करने लगती है। ज़ीशिंग उसे प्यार से देखने लगता है। पल्स चेक करने के बाद म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हें इंसोम्निया है और तुम्हें ठीक करने में मैं हेल्प करूंगी। ये वो मेडिसिन बैग है जो कल रात मैंने तुम्हारे पास रखा था जिससे तुम आराम से सो पाए, तो मैं ऐसे कुछ मेडिसिन और लेकर आती हूँ। वो जाने लगती है तो ज़ीशिंग उसे रोककर कहता है कि आज दादाजी के बर्थडे पर ओल्ड हाउस चलते हैं। जिसके बाद दोनों रेडी होकर दादाजी के पास जाते हैं। दोनों को साथ देखकर दादाजी बड़े खुश होते हैं और फिर म्याओ म्याओ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वहां जाकर वो म्याओ म्याओ से कहते हैं कि ये लिंक कंपनी के 5% शेयर हैं जो हमारी बहू के लिए थे, अब ये तुम्हारे हैं, इस पर साइन करो। ये सुनकर म्याओ म्याओ को बुरा लगता है कि वो दादाजी से झूठ बोल रही है, तो इसलिए वो दादाजी को सच बताने लगती है कि दादाजी सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, मैं शिया जिनशी नहीं, शिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी म्याओ म्याओ हूँ। सच जानकर ग्रैंडपा गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि शादी एक मजाक है। ज़ीशिंग आता है और ग्रैंडपा से कहते हैं कि प्लीज नाराज मत हो। तभी जी चौहान और म्याओ म्याओ के मॉम डैड आते हैं और मिस्टर लिंग को बर्थडे विश करते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये किसने किया, तुमने हमें धोखा दिया, ये फेक वाइफ है। मॉम म्याओ म्याओ पर सारा ब्लेम लगा रही होती है और कहती है कि सब इसका किया धरा है, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने हमें ये सलाह दिया जिनशी की जगह लिंग फैमिली में शादी कर ली। म्याओ म्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो डैड की तरफ देखती है तो डैड भी नजरें चुराने लगते हैं। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग से कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ज़ीशिंग तो पहले से ही सब जानता है और उसे म्याओ म्याओ पर ट्रस्ट भी है। मॉम ज़ीशिंग से कहती है कि दामाद जी, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब इसने किया है। ज़ीशिंग कहता है कि कौन दामाद जी, मैं कोई आपका दामाद नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि हर कोई आपके जैसा ही भेदभाव करने वाला है। ये कहते ही वो ग्रैंडपा को वीडियो दिखाता है जिसमें जी चौहान और जिनशी साथ हैं और अपना पूरा प्लान बता रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद ग्रैंडपा जी चौहान से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जी चौहान कहता है कि दादाजी अब क्या फायदा, म्याओ म्याओ तो इस घर की बहू बन चुकी है ना, और वैसे भी बचपन से आप ज़ीशिंग के ही गुण गा रहे हो। उसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं।
सब परेशान होने लगते हैं। म्याओ म्याओ मेडिकल स्टूडेंट है और उसे एक्यूपंक्चर थेरेपी भी आती है। वो फौरन से अपने नीडल निकाल कर ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट करने लगती है तो मॉम उसे रोकती है और एम्बुलेंस को कॉल करने का कहती है। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग की तरफ देखती है तो वो उसका साथ देता है और ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। तभी चौहान कहता है कि ज़ीशिंग, तुमने ग्रैंडपा को इस मामले लड़की के हवाले कर दिया। मॉम म्याओ म्याओ से कहती है कि अगर मिस्टर लिंग को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, शिया फैमिली नहीं। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इसमें अच्छी हो, लेकिन तुम अभी भी स्टूडेंट हो, इसलिए बहादुर बनने की कोशिश मत करो और मुसीबत खड़ी मत करो। तभी ज़ीशिंग गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ, यहाँ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। फिर म्याओ म्याओ से कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। म्याओ म्याओ ग्रैंडपा को फर्स्ट एड करने लगती है। ग्रैंडपा को हॉस्पिटल भेजने के बाद डॉक्टर पूछता है कि ये फर्स्ट एड किसने किया। मॉम और चौहान खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर उसके खिलाफ होगा, पर जब म्याओ म्याओ उन्हें बताती है कि ये मैंने किया तो डॉक्टर कहता है कि तुमने सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल किया। अगर तुम ये ना करती तो शायद मिस्टर लिंग की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर मॉम और चौहान शॉक्ड होते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, पर ज़ीशिंग खुश होता है। उसे तो पहले से ही म्याओ म्याओ पर ट्रस्ट था। नेक्स्ट सीन में ज़ीशिंग और म्याओ म्याओ हॉस्पिटल जाते हैं तो ग्रैंडपा म्याओ म्याओ को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहता है। म्याओ म्याओ चुपचाप जाने लगती है। ज़ीशिंग ग्रैंडपा से कहता है कि प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लें। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ही उसे अपनाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर शांत होने के बाद कहते हैं कि चलो किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई बहुत जल्द ही हमें छोड़कर चला गया। अब लिंग का फ्यूचर तुम्हारे और चौहान के हाथ में है। जो भी मूव ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करेगा वही लिंग का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और मूव ग्रुप का प्रेसिडेंट मोशिन मिस्टीरियस लगता है, हर वक्त मास्क पहना रहता है। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन सीओ ल्यू त्योन है जिससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ज़ीशिंग कहता है कि दादाजी आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस अपना ख्याल रखो। म्याओ म्याओ बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और मूव ग्रुप का बिजनेस कार्ड देखती है जो उसे ज़ीशिंग ने दिया था जब उसने मास्क पहना हुआ था। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को उसकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आता है। वो चाहता है कि म्याओ म्याओ अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। म्याओ म्याओ से थैंक्स कहकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। म्याओ म्याओ लाइब्रेरी में बैठी होती है, तभी वहाँ यू हांग आता है जो म्याओ म्याओ से प्यार करता है। वो म्याओ म्याओ को देखकर उसके पास जाकर कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। म्याओ म्याओ से खुद से दूर करके कहती है कि अब हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है। यू हांग कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी म्याओ म्याओ से बताती है कि मेरी शादी हो गई है। ये सुनकर यू हांग को सदमा लग जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। म्याओ म्याओ कहती है कि मैंने लिंग फैमिली के दूसरे बेटे से शादी की है। तो यू हांग कहता है कि क्या तुमने मेरे कजन से शादी की। म्याओ म्याओ कहती है कि ज़ीशिंग तुम्हारा कजन है। यू हांग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। म्याओ म्याओ कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे वो पसंद है, तुम नहीं। तभी एक लड़की आती है और यू हांग के क्लोज होकर म्याओ म्याओ को सुनाने लगती है तो म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है। यू हांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वहाँ ज़ीशिंग आता है तो यू हांग कहता है कि तुम मेरे कजन हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं म्याओ म्याओ तुम्हें दे दूंगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ज़ीशिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। वो म्याओ म्याओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ीशिंग म्याओ म्याओ के पास आता है और कहता है कि अगर तुम लिंग के मेडिकल प्रोजेक्ट टीम में ज्वाइन होना चाहती हो तो फिक्र मत करो, मैं करवा दूंगा। म्याओ म्याओ कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बलबूते पर मेडिकल टीम ज्वाइन करूंगी। तभी से यू हांग का कॉल आता है प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। म्याओ म्याओ से बात कर रही होती है तो ज़ीशिंग जेलस हो रहा होता है और उसका प्रोजेक्ट देखकर कहता है कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज है। कई सालों तक अब्रॉड में रहने के बाद मैं यू हांग से ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। म्याओ म्याओ उससे डॉक्यूमेंट लेकर सोने का कहती है। ज़ीशिंग मुंह बनाकर बुक रीड करने लगता है और वहीं बैठे बैठे सो जाता है। म्याओ म्याओ उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट ज़ीशिंग को जी चौहान का प्रोजेक्ट फाइल देता है जो उसने मूव ग्रुप को सबमिट करवाया था। ज़ीशिंग फाइल देखने लगता है और कहता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, और फिर मुस्कुराकर असिस्टेंट से कहता है कि प्रोजेक्ट जी चौहान को दे दो। असिस्टेंट शॉक्ड होकर कहता है कि क्यों। ज़ीशिंग कहता है कि तुम बस देखते जाओ। जिसके बाद मीटिंग होती है और वहाँ जी चौहान को बताया जाता है कि प्रोजेक्ट उसे दिया गया है। वो बड़ा खुश होता है, पर उसे क्या पता कि प्रोजेक्ट देने वाला कौन है। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ से कहता है कि कल मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलना। म्याओ म्याओ मान जाती है। ज़ीशिंग प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। जिसके बाद ग्रैंडपा ज़ीशिंग और जी चौहान को बुलाते हैं और फिर जी चौहान की क्लास लेने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को पता चल चुका है कि जी चौहान ने मूव ग्रुप से कॉपरेशन करने के लिए ज़ीशिंग का प्लान चुराया, इसलिए वो इस कंपटीशन को इनवैलिड कर देते हैं।
जी चौहान बड़े गुस्से में होता है और दादाजी को कोसते हुए कहता है कि मूव ग्रुप का प्रोजेक्ट मैंने जीता, पर वो बुढ़ा जीशिंग के गुण गा रहा है। गुस्सा करने के बाद वो किसी को कॉल करके कहता है कि कल जीशिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। काम बन जाता है। जीशिंग और म्याओ म्याओ जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं तभी चौहान के लोग उसे मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ लूहान आता है और म्याओ म्याओ से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जीशिंग को कार में बिठाओ। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लूहान कहता है कि शुक्र करो मैं वक्त पर आ गया, वरना तुम इस तरह भविष्य को प्रोटेक्ट करते। जीशिंग कहता है कि मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो कार के फ्रंट सीट में बैठा हुआ है, जहाँ बैठने से उसे डर लगता है क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो फ्रंट सीट पर ही बैठा हुआ था। वो म्याओ म्याओ का हाथ पकड़कर बेहोश हो जाता है। म्याओ म्याओ परेशान हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। जीशिंग वहाँ भी डरने लगता है और अपने मॉम डैड को बुला रहा होता है तो म्याओ म्याओ उसके पास जाकर कहती है कि डरो नहीं, मैं यहीं पर हूँ। कुछ दिन बाद बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद दोनों कुछ देर साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जीशिंग उसे वेजिटेबल गार्डन ले आता है जो उसने उसके नाम कर दिया है। म्याओ म्याओ को ये पसंद आता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जी चौहान को पीट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जीशिंग को मारने के लिए लोग जी चौहान ने भेजे थे। तो वो उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे। जी चौहान ये सब मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे आज भी याद है जो आपने हमें सिखाया। मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ, मैं बस उससे जिंशी की वजह से लड़ा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ा और अंधा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब से तुम कंपनी के इंचार्ज नहीं रहोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर जी चौहान को गुस्सा आता है। वो ग्रैंडपा की लाठी पकड़कर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जी चौहान को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट वो बहुत खुश होता है कि उसने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। फिर क्या, वो ग्रैंडपा के पास जाकर डॉक्यूमेंट्स में उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। जीशिंग को दादाजी के बारे में पता चलता है तो वो म्याओ म्याओ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जीशिंग को देखकर जी चौहान रोने का ड्रामा स्टार्ट करता है कि दादाजी आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आपके बगैर लिंग का क्या होगा। जीशिंग कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि मिस्टर लिंग खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कब होश आएगा ये कोई नहीं बता सकता। जिसके बाद जी चौहान जीशिंग को विल के बारे में बताते हुए कहता है कि ये दादाजी की विल है, अगर उन्हें कुछ होता है तो सब उनके विल के हिसाब से ही होगा। जीशिंग कहता है ओके ठीक है, और मैं आज तक तुम्हें दादाजी की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अगर कल को तुम्हें कुछ होता है तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना। जी चौहान किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसने जो जमीन खरीदी है वहाँ काम नहीं हो सकता क्योंकि उस जगह ग्रेवयार्ड है। जी चौहान कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके वहाँ काम स्टार्ट करो। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ परेशान होकर जीशिंग के पास आती है तो जीशिंग पूछता है कि क्या हुआ। म्याओ म्याओ बताती है कि गोजिया विलेज में मेरी मॉम की सिमेट्री है, जी चौहान ने उसे हटाने का ऑर्डर दिया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जीशिंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे डैड ने बताया। जीशिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। जिसके बाद दोनों गोजिया विलेज जा रहे होते हैं। म्याओ म्याओ सैड होती है तो उसका मूड ठीक करने के लिए जीशिंग कहता है कि तुम्हारी मॉम ब्यूटीफुल होगी ना। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तभी उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। फिर उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाकर कहती है कि मेरे पास उनकी एक यही तस्वीर है जब वो मुझसे मिलने आई थी, पर 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तस्वीर देखकर जीशिंग को फ्लैशबैक याद आता है कि 6 साल पहले जिस कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे म्याओ म्याओ की मॉम ड्राइव करी थी। फ्लैशबैक याद करने के बाद जीशिंग घबराने लगता है और गुस्से में म्याओ म्याओ को कार से निकल जाने का कहता है। म्याओ म्याओ कार से उतर जाती है। जीशिंग वहाँ से चला जाता है और शांत होने के बाद ड्राइवर से कहता है कि किसी को भेजो म्याओ म्याओ को पिक करने के लिए। जिसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके गोजिया प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्यों, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको डबल पे करना होगा, और क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जी चौहान को सबक सिखाने के लिए था। जीशिंग कहता है कि जी चौहान जिस जगह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है वहाँ म्याओ म्याओ की मॉम की सिमेट्री है और अब मैं उसे इस ग्रेवयार्ड को छूने नहीं दे सकता। जीशिंग म्याओ म्याओ को डिवोर्स देना चाहता है। इस बात से म्याओ म्याओ परेशान होती है और जीशिंग को कॉल करती है, पर जीशिंग उसका कॉल अटेंड नहीं करता। वो बार बार उसे कॉल करती है तो जीशिंग उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करती है कि क्या हुआ, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ ये पता चलता है कि आखिर क्यों जीशिंग उसे डिवोर्स देना चाहता है।
क्योंकि जिस कार एक्सीडेंट में जीशिंग के मॉम डैड की डेथ हुई थी उसे म्याओ म्याओ की मॉम ड्राइव करी थी और यही रीजन है कि वो अपने मॉम डैड की रिवेंज लेने के लिए लंगड़ा बनने का नाटक कर रहा है। जीशिंग मैसेज रीड करने के बाद कहता है कि म्याओ म्याओ, मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारी मॉम थी जिसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। अब हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा तो तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यू हांग म्याओ म्याओ के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि जीशिंग तुम्हें डिवोर्स देने जा रहा है। मैं उस कमीने को सबक सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। म्याओ म्याओ कहती है कि रहने दो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो। यू हांग उसे बताता है कि जीशिंग के पेरेंट्स के डेथ के बाद से ही वो लंगड़ा और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर वक्त सीरियस रहता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा उसे ही पसंद करते हैं। अगर उस रात मेंटल हॉस्पिटल से उस पागल लेडी को रिहा ना किया होता और वो अंकल आंटी को ना मारती तो आज जीशिंग ऐसा ना होता। ये सुनकर म्याओ म्याओ शॉक्ड होकर कहती है कि क्या जीशिंग के पेरेंट्स को किसी मेंटल पेशेंट ने मार डाला? यू हांग कहता है कि हाँ, वो पागल लेडी जियांगजिंग मेंटल हॉस्पिटल से थी। ये सुनकर म्याओ म्याओ को शक होने लगता है कि शायद वो लेडी और कोई नहीं उसकी मॉम थी और यही वजह थी कि जब उसने उसकी मॉम की तस्वीर देखी थी तो वो गुस्सा हो गया था और उसके बाद से ही जीशिंग ने उससे डिवोर्स का कहा था। वो कंफर्म करने के लिए डैड के पास जाती है जहाँ पहले से ही डैड और जी चौहान बातें करे होते हैं। जी चौहान कहता है कि अब तुम मेरे ससुर हो तो लिंक ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर नहीं तो तुम्हारे सारे राज फाश कर दूंगा। इसका मतलब ये कि डैड जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। म्याओ म्याओ को जब पता चलता है कि उसके डैड जी चौहान के साथ मिले हुए हैं तो वो शॉक्ड होती है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन किसी ने डैड को किडनैप करके म्याओ म्याओ को धमकाया कि वो जीशिंग के लैपटॉप से डेटा चुरा कर उसे ला कर दे। डैड के खातिर म्याओ म्याओ ने ऐसा किया और फिर उनकी बातों से उसे पता चल जाता है कि ये भी डैड का प्लान था। आज तक डैड उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये सदमा कम था कि उसे एक और बात पता चलती है कि 6 साल पहले जीशिंग के पेरेंट्स के एक्सीडेंट में उसके डैड का ही हाथ था और उसी ने ही उसके मॉम को कार ड्राइव करने के लिए कहा था। उनकी बातें सुनकर म्याओ म्याओ कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर कहती है तो वो आप और जी चौहान थे जिसने मेरी मॉम को मार डाला। आप शुरू से ही मुझे इस्तेमाल करते आ रहे हो। घर आने के बाद जीशिंग को देखकर वो रोने लगती है और सोचती है तो यही वजह थी जो तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। सॉरी जीशिंग, मैं जानती हूँ हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी कि 6 साल पहले आखिर क्या हुआ था। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जिसके वो हकदार हैं। इसके बाद वो मास्क मैन मिस्टर मू यानी कि जीशिंग को कॉल करके मिलने का कहती है। नेक्स्ट डे म्याओ म्याओ मिस्टर मू के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मिस्टर मू कहता है कि तुम तो जानती हो मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे शिया ग्रुप के जनरल मैनेजर की पोजीशन चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें पूरा शिया ग्रुप दे सकती हूँ, कैसा रहेगा ये? कुछ देर सोचने के बाद जीशिंग मान जाता है और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। जिसके बाद म्याओ म्याओ अपने घर जाती है। जिनशी कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। डैड शॉक्ड होते हैं तो म्याओ म्याओ कहती है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। जिनशी कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी बहन ने एक लंगड़े से शादी की जो उससे प्यार भी नहीं करता। म्याओ म्याओ को गुस्सा आता है तो डैड उन्हें डिनर के लिए ले जाते हैं। म्याओ म्याओ पूछती है कि डैड मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये सुनकर मिस्टर शिया शॉक्ड होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी कार चलाई और फिर उसका दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे यहाँ लाने के बाद आप मॉम से मिलने जाते थे। डैड कहता है कि नहीं, मैं किसी और को पैसे देता था उसका ख्याल रखने के लिए। म्याओ म्याओ कहती है कि उसके बाद से आप मॉम से कभी नहीं मिले। मिस्टर शिया कहता है कि नहीं। और म्याओ म्याओ आज तुम्हें क्या हो गया? म्याओ म्याओ कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे उनकी याद आ रही थी। फिर कहती है कि मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ और मैं शिया कंपनी में काम करना चाहती हूँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मॉम म्याओ म्याओ की बात से एग्री नहीं करती, वो उसके अगेंस्ट होती है। तो मिस्टर शिया कहते हैं कि म्याओ म्याओ बॉटम से स्टार्ट कर सकती है। जिनशी सोचती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे याद है जब मेरी शादी लिंग फैमिली में हुई थी तो लिंग फैमिली ने शिया ग्रुप के 50% शेयर खरीद लिए थे, जिस वजह से हमारी फैमिली दिवालिया होने से बच गई थी। तो अब मैं शिया कंपनी की मैनेजर बनना चाहती हूँ। जिनशी गुस्सा होकर कहती है कि इम्पॉसिबल, अडॉप्टेड बेटी शिया ग्रुप को कैसे संभाल सकती है? डैड, मैनेजर की पोजीशन मेरी है, वैसे भी म्याओ म्याओ कर भी क्या सकती है?
दोनों के बीच बहस स्टार्ट होती है तो डैड कहते हैं कि लड़ना बंद करो और कंपनी के बारे में सोचो। एचई इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है और उस ब्रांड को अपनी कंपनी में लाना होगा। जो भी उस कंपनी से डील करेगा वही नेक्स्ट मैनेजर होगा। एचई का नाम सुनकर म्याओ म्याओ को याद आता है कि जब ज़ीशिंग ने उससे डिवोर्स का कहा था तब उसने यही नाम लिया था। यूनिवर्सिटी आने के बाद म्याओ म्याओ को पता चलता है कि रात को ग्रेजुएशन पार्टी में ज़ीशिंग भी आने वाला है और उन स्टूडेंट को प्रेजेंट देने वाला है जो लिंग मेडिकल टीम में है। उस टीम में म्याओ म्याओ भी है। म्याओ म्याओ सोचती है कि वो ज़ीशिंग को कैसे फेस करेगी। सिया यूहांग के पास आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, पर यूहांग म्याओ म्याओ को देखकर उसके पास जाने लगता है तो सिया उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम अब भी म्याओ म्याओ को पसंद करते हो। यूहांग कहता है कि तुम्हें इससे क्या। सिया, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगी। तभी म्याओ म्याओ भी आ जाती है। सिया कहने लगती है कि इतने अरसे तक तुम यूनिवर्सिटी से बाहर रही और आते साथ ही लिंग मेडिकल टीम भी ज्वाइन कर ली। तुमने सोर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। म्याओ म्याओ उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है तो यूहांग कहता है कि म्याओ म्याओ इंटेलिजेंट है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज ये अफवाह फैलाना बंद करो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सिया कहती है कि तुम्हारी वजह से यूहांग मुझसे दूर है, मैं तुम्हें देख लूंगी। जिसके बाद वो म्याओ म्याओ के पास जाकर उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि यूहांग से दूर रहो। लंगड़े ज़ीशिंग से शादी की और यूहांग के भी पीछे पड़ी हो, तुम ये कैसे कर लेती हो। म्याओ म्याओ भी उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है जो मैं जानती हूँ, यूहांग तुमसे प्यार नहीं करता। ये कहकर वो जाने लगती है तो सिया उसे रोककर फिर मारने लगती है तो म्याओ म्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया कहती है कि यूहांग और ज़ीशिंग कजन है। अगर यूहांग की मॉम को पता चल गया कि तुम ज़ीशिंग की वाइफ हो और फिर भी उसके बेटे के पीछे पड़ी हो तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देगी। म्याओ म्याओ उसका हाथ छोड़कर कहती है कि देखते हैं फिर। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट ज़ीशिंग को बताता है कि यूहांग और म्याओ म्याओ ग्रेजुएट पार्टी में गए हैं जो डू फैमिली के रिजॉर्ट में है और सिया डू फैमिली की बेटी है। ये सुनकर ज़ीशिंग म्याओ म्याओ के पास जाने लगता है। सिया अपना गाल पकड़कर आ रही होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि उसे कुछ करना होगा वरना यूहांग उसके हाथ से निकल जाएगा। उनकी बातें सुनकर सिया म्याओ म्याओ से रिवेंज लेने का सोच लेती है और अपने दोस्तों के कान में अपना पूरा प्लान बताकर बड़ी खुश हो रही होती है। जिसके बाद सिया की एक फ्रेंड म्याओ म्याओ के पास आती है और उसे झूठ कहती है कि प्रोफेसर ने कहा है कि लिंग मेडिकल टीम के इंचार्ज ज़ीशिंग से मिलकर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। म्याओ म्याओ उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ बैक स्टेज जारी होती है। सिया भी उनके पीछे पीछे जाती है और फिर उसे आइस रूम में लॉक करके कहती है कि अब मरो यहीं पर। ये इस होटल का आइस रूम है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, तुम्हारा बचना मुश्किल है। म्याओ म्याओ दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर सिया कूलिंग बढ़ाकर उसे मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग को कॉल करने लगती है पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता। कूलिंग ज्यादा होने की वजह से वो कांपने लगती है। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को ढूंढने लगता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती तो वो यूहांग के पास जाता है और म्याओ म्याओ के बारे में पूछता है तो यूहांग उसे बताता है कि वो तुमसे मिलने बैक स्टेज गई थी। ये सुनकर वो उसी तरफ जाने लगता है और असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है। फुटेज देखने के बाद असिस्टेंट उसे बताता है कि म्याओ म्याओ आइस रूम में है। ये सुनकर ज़ीशिंग अपना मास्क पहनकर म्याओ म्याओ को बचाने जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्याओ म्याओ ठंड से तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। तभी ज़ीशिंग आता है और दरवाजा तोड़कर म्याओ म्याओ को उठाकर वहां से ले जाता है। ज़ीशिंग उसे डू रिजॉर्ट ले आता है पर काउंटर गर्ल उसे रूम नहीं देती। डू का मैनेजर उसे पहचान लेता है और बड़ी इज्जत से रूम की तरफ ले जा रहा होता है। तभी सिया आती है और कहती है कि बाहर निकालो इन्हें। असिस्टेंट से कहता है कि तुम ही इसे संभालो और तुम जानते हो कि क्या करना है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ को ले जाता है। सिया मैनेजर से कहती है कि किसने कहा तुम्हें इन्हें अंदर ले जाने को, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। मैनेजर कहता है कि अभी जो अंदर गए हैं वो मू ग्रुप के सीईओ मू शिनान है और हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। सिया कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, उसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। वो उनके पास जाने लगती है तभी उसका डैड आकर थप्पड़ मारकर उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं और असिस्टेंट से सॉरी कहते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मू ग्रुप ऐसे गुंडों के साथ और काम नहीं करेगी। इस सदमे से मिस्टर डू को अटैक आ जाता है। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को रूम में ले आता है और उसे कंफर्ट करने लगता है। म्याओ म्याओ को होश आता है तो वो अपने क्लोज ज़ीशिंग को देखती है और उसे कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझे बचाने आओगे और मैं ये जान चुकी हूँ कि वो मेरी मॉम थी जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। तुम फिर भी मुझे बचाने आए, तुमने मुझे छोड़कर ठीक किया। ज़ीशिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता।
म्याओ म्याओ कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। जीशिंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जब भी मुझे पता चलता है कि तुम यूहांग के साथ हो तो मैं जेलिसी से पागल हो जाता हूँ। पास्ट में जो भी हुआ वो सब पास्ट की बातें हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। जीशिंग उसे फाइल देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम HE ब्रांड को अपनी कंपनी में लाना चाहती हो। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जीशिंग कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिनशी और जी चौहान दोनों ही HE के इंचार्ज की तलाश में हैं। म्याओ म्याओ पूछती है कि तुम्हारे पैर तो ठीक है तो तुम लंगड़ा होने का नाटक क्यों करे हो। जीशिंग कहता है सॉरी म्याओ म्याओ, मुझे ये नाटक जी चौहान की वजह से करना पड़ा। म्याओ म्याओ कहती है कि मैं सब जानती हूँ और इसलिए शिया ग्रुप की मैनेजर बनकर सच का पता लगाना चाहती हूँ और उन्हें एक्सपोज करना चाहती हूँ। जीशिंग कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट डे जी चौहान और जिनशी HE कंपनी जाते हैं। तभी वहाँ जीशिंग और म्याओ म्याओ भी आते हैं। म्याओ म्याओ का लुक ही चेंज हो गया है। उसे ऐसे देखकर जिनशी जेलस होती है और कहती है कि ऐसा लगता है मेरी बहन ने HE कंपनी को खुश करने के लिए उनके ब्रांड का फेक मटेरियल पहना है, लेकिन फिर भी तुम किसी भूतनी से कम नहीं लग रही। म्याओ म्याओ कहती है कि लगता है मेरी बहन की आईज वीक हो गई हैं। जिनशी कहती है कि मैं शिया फैशन ग्रुप की CEO हूँ और मुझे HE के बारे में कैसे पता नहीं होगा। उसे जेलस करने के लिए जीशिंग म्याओ म्याओ का हाथ चूमता है। जी चौहान कहता है कि तुम इन्हें इग्नोर करो, ये लंगड़ा है और लड़कियों को खुश करने के लिए ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करता है। कुछ देर में HE ब्रांड हमारा होने वाला है और ये सब तुम्हारा होगा। जीशिंग और म्याओ म्याओ हंसने लगते हैं। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है जहां लूहान HE ब्रांड की तरफ से आया है। लूहान जीशिंग का बेस्ट फ्रेंड है। वो मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। जी चौहान ने धोखे से लिंग गुरु को अपने नाम कर दिया था तो वो इस बात का फायदा उठाकर प्रोजेक्ट जिनशी को देना चाहता है। लूहान कहता है कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो भी विनर होगा वही HE ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। जिनशी खुश होती है कि विनर वो होगी, पर ऐसा नहीं होता। लूहान म्याओ म्याओ का नाम लेता है तो जिनशी और जी चौहान शॉक्ड होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता तो म्याओ म्याओ कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये अपॉइंटमेंट लेटर देख लो जो हेडक्वार्टर से आया है। जिनशी और जी चौहान उसे देखने लगते हैं तो म्याओ म्याओ कहती है कि जिनशी, अगर तुम यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हो तो रुक सकती हो, अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये HE कंपनी है, शिया नहीं। ये सुनकर जिनशी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जी चौहान जीशिंग को धमकी देकर चला जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। HE ब्रांड से डील करने के बाद म्याओ म्याओ शिया कंपनी की भी मैनेजर बन चुकी है तो वो जिनशी के ऑफिस से सारा सामान निकालने का ऑर्डर देती है। ये देखकर जिनशी उन्हें रुकने का कहती है और म्याओ म्याओ को बाहर निकलने का कहती है। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरी बहन, गुस्सा मत करो, तुम हार गई हो। अगर फिर भी तुम ये एक्सेप्ट नहीं करती तो डैड के पास चली जाओ, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। तभी डैड आता है तो जिनशी कहती है कि डैड, म्याओ म्याओ मेरी जगह कैसे ले सकती है। डैड गुस्से से कहता है कि चुप रहो और निकल जाओ यहाँ से। जिनशी गुस्से से चली जाती है। डैड म्याओ म्याओ के पास आकर उसकी तारीफें करने लगता है उसे खुश करने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो जो भी करना चाहे म्याओ म्याओ उसका साथ दे। डैड उसे जीशिंग और मिस्टर मू को चैरिटी डिनर पर इनवाइट करने का कहते हैं। दूसरी तरफ जिनशी जी चौहान से कहती है कि तुम लिंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, मुझे HE कंपनी चाहिए, वो मेरा फेवरेट ब्रांड है। जी चौहान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हमें मिलकर काम करना होगा। HE ब्रांड वापस लेने के लिए बहुत से पैसे लगेंगे और तुम्हारे डैड के पास स्पेशल फंड है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा। अगर हमें वो मिल गए तो HE हमारा होगा। जिसके बाद जिनशी आधी रात को ऑफिस आती है फंड्स के बारे में पता लगाने। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ एविडेंस ढूंढ रही होती है डैड और जी चौहान के बारे में ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर पाए। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक क्लू मिल जाता है। वो जीशिंग को बताती है कि 6 साल से एक लू शियाशिन नाम के पर्सनल अकाउंट में बहुत से पैसे भेजे जा रहे हैं। जीशिंग उस अकाउंट का डिटेल असिस्टेंट को सेंड करता है पता लगाने के लिए और फिर म्याओ म्याओ के शोल्डर दबा कर कहता है कि मैडम बड़ी हार्ड वर्क कर रही है। लेट नाइट असिस्टेंट जीशिंग को कॉल करके बताता है कि मुझे लू शियाशिन अकाउंट के बारे में पता चल चुका है। असिस्टेंट से बात करने के बाद वो म्याओ म्याओ से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम अकेली रह सकती हो। म्याओ म्याओ कहती है ठीक है, फिर तुम्हें जल्दी आना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर शिया को पता चल जाता है कि किसी ने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो ये कौन है और लू शियाशी को मार दो। जीशिंग उस बंदे को ढूंढने आते हैं जिसके नाम पर ये अकाउंट है। मिस्टर शिया के लोग भी उसके पीछे पड़े होते हैं उसे मारने के लिए।
असिस्टेंट उसे देख लेता है और पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। सेक्रेटरी म्याओ म्याओ को बताती है कि बहुत बड़ा मसला हो गया है, हमारे प्रोडक्ट से लोगों को एलर्जी हो रही है। म्याओ म्याओ रिपोर्ट देखने के बाद कहती है कि पता लगाओ प्रॉब्लम कहाँ पर है, और फिर हॉस्पिटल जाने लगती है। जिनशी बहुत खुश होती है और किसी को कॉल करके कहती है कि ये बात पूरे न्यूज़ पर फैला दो कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है, और ये डिमांड करो कि म्याओ म्याओ के मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया जाए। ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को कॉल करता है, पर म्याओ म्याओ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई है, उसका कॉल अटेंड नहीं करती। वो परेशान होता है, तभी उसे न्यूज़ से सब पता चल जाता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं अभी तो सोया हूँ, क्या कल बात नहीं कर सकते? ज़ीशिंग कहता है कि इमरजेंसी है, अभी के अभी यहाँ आओ। असिस्टेंट आता है। ज़ीशिंग कहता है कि मुझे अभी वापस जाना है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस वेदर देखो, बाहर तूफान है और कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। ज़ीशिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, मैं करता हूँ। म्याओ म्याओ रीजन ढूंढने की कोशिश करती है। सारी रात ढूंढने के बाद आखिरकार उसे रीजन मिल जाता है। वो घर जाने लगती है, तभी बाहर एक अंकल नाइफ लेकर बॉस को बाहर आने का कहता है। म्याओ म्याओ उसके पास आती है और कहती है कि मैं बॉस हूँ। तो उसके गले पर नाइफ रखकर कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 20 साल की है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करती है कि वो ब्यूटीफुल बने, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका फेस खराब हो गया, अब उससे शादी कौन करेगा? मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगा। जिनशी ये सब देखकर खुश होती है और उसकी हेल्प करने के बजाय उस अंकल को भड़का रही होती है। तो म्याओ म्याओ उसे कहती है कि मुझे सच का पता चल चुका है और रिस्पॉन्सिबल लिंक ग्रुप है, ये लिंक के प्रेसिडेंट की वाइफ है, इसकी बातों पर मत आओ। वो तुम्हें ये कहने के लिए उकसा रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सुनकर वो जिनशी को कहता है तो वो तुम थी। जिनशी डर के कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। म्याओ म्याओ से कहती है कि क्या इसने तुमसे ये नहीं कहा कि वो लिंक के प्रेसिडेंट की वाइफ है और लिंक मेडिकल के पास तुम्हारी बेटी को ठीक करने का तरीका है? तभी ये पता चलता है कि जिनशी ने उसे अपने ऑफिस बुलाकर डील किया था कि वो म्याओ म्याओ को मारे, उसके बदले वो उसकी बेटी को ठीक कर देगी। सच जानकर वो जिनशी को मारने जाता है। जिनशी कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हूँ, ये है डेली। ज़ीशिंग इसे लेने आता है। अंकल उसकी बात पर यकीन नहीं करता, वो उसे मारने उसके पीछे जाने लगता है। तभी ज़ीशिंग आता है और कहता है कि मैं ज़ीशिंग, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये सुनकर वो ज़ीशिंग के पास जाता है और जैसे ही उसे मारता है तो उसका हाथ कट जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग के पास भागते हुए आती है और उसकी चोट देखकर परेशान हो जाती है, और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।